प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के जनक, पिता, संस्थापक अरस्तु का जीवन परिचय और इनकी रचनाएं। लेक्चर नंबर 50। यस बेटा, जैसा कि हमने यहाँ नोट कर दिया है, अरस्तु जीवन परिचय और इसकी रचनाएं, लेक्चर नंबर 50। बेटा, आज से हम राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु, इसकी चर्चा शुरू करते हैं। अरस्तु के बारे में मैं समग्र रूप में आपको समझाऊंगा। अभी जैसा राजनीति विज्ञान फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसियाँ शो हो चुकी हैं, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, मतलब स्कूल लेक्चरर के लिए, स्कूल व्याख्याता के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि पिछली परीक्षा में हमारे चैनल से, पॉलिटिकल साइंस क्लासेज बाय श्रीपाल यादव सर चैनल से, लगभग राजस्थान के 35 ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने अपना फर्स्ट ग्रेड का टेस्ट फाइट किया था और आज वो लेक्चरर बन करके बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने नियमितता जारी रखी। हमने जो किताबें बताई उनका अध्ययन किया और प्रतिदिन जो हम लेक्चर अपलोड करते हैं वो इससे जुड़े रहे। तो बेटा, आपसे भी अनुरोध है, आप प्रतिदिन जो हम लेक्चर अपलोड करते हैं उससे जुड़े रहें। और बाकी ज़्यादातर सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर मैंने जो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं उनको यदि गंभीरता से समझ लेता है तो राजनीति विज्ञान में इधर उधर भटकने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि यूजीसी नेट में कितने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, फर्स्ट ग्रेड में कितने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, कॉलेज लेक्चरर में कितने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो इस विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि आप हमारे चैनल के ऊपर प्रतिदिन जो लेक्चर हम अपलोड करते हैं उससे जुड़ें और जो भी क्लास मैंने अपलोड कर दी हैं उनको क्रमबद्ध रूप में आप समझने का प्रयास करें। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे जीवन का लक्ष्य केवल ये है कि मैं राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे विद्यार्थियों के लिए मेरे चैनल पर उपलब्ध कराऊं। चले बेटा, अब हम चर्चा करते हैं अरस्तु की। सबसे पहले इसकी सामान्य पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, उसके बाद में जितनी महत्वपूर्ण बातें मैंने नोट कर दी हैं इन सबको एक एक करके समझाएंगे। मेरा तो यही मूल लक्ष्य रहता है कि मैं आपको समझाऊं बस। ये तो मैं इसलिए नोट करता हूं जिससे कि आप सिस्टमेटिक तरीके से अपने नोट्स बना सकें, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी कहते हैं सर नोट्स। अब ये नोट्स के लिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ती है कि ये सारी बातें नोट कर दी जाती हैं, उसके बाद में मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए बेटा देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि यूनान के अंतर्गत अमर गुरु शिष्य, अमर, इनके नाम अमर हैं, सुकरात के, प्लेटो के, अरस्तु के। अमर गुरु शिष्य परंपरा का तीसरा सोपान है अरस्तु। प्रथम सोपान है सुकरात, दूसरा सोपान है प्लेटो, तीसरा सोपान है अरस्तु। ये 3 गुरु शिष्य की ऐसी परंपरा है कि तीनों की तीनों एक से एक, क्या तीनों की तीनों एक से एक बुद्धिमान है। तो आज से हम यूनान में जो गुरु शिष्य परंपरा का तीसरा सोपान है अरस्तु, इसको शुरू करेंगे। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि इस सोपान का क्रम ध्यान होना चाहिए। जैसे प्रथम सोपान पर कौन है? सुकरात। उसके बाद में सुकरात का जो शिष्य है वो कौन है बेटा? प्लेटो। और प्लेटो का शिष्य कौन है? यस, अरस्तु। तो ये बात आपको ध्यान में जरूर रखना है। और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो विद्यार्थी इन तीनों विचारकों के विचारों को समझ जाएगा उसे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ और मैंने इसका तरीका पीछे आपको बता भी दिया है। तो जो अरस्तु हैं वो वास्तव में, जैसे कि मैक्सी जैसे विद्वान हैं, इन्होंने प्रथम राजनीति वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। और अरस्तु की सबसे जो
महानतम पुस्तक है राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, सबसे महत्वपूर्ण है ये, वो पुस्तक है द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स एक ऐसी पुस्तक है जो कि 8 भागों में विभाजित है, और इसी ही पुस्तक के अंतर्गत अरस्तु ने सबसे पहले, ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूँ, अरस्तु ने सबसे पहले राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से, अर्थात राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग किया। क्योंकि अरस्तु के जो गुरु प्लेटो थे, प्लेटो ने तो राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को अलग नहीं किया, बल्कि प्लेटो ने ये कहा कि राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, अन्य शास्त्र जो भी हैं, शिक्षा शास्त्र वगैरह, ये सब दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं, ये दर्शन शास्त्र के ही अंग हैं। लेकिन अरस्तु ने सबसे पहले अपनी रचना द पॉलिटिक्स के अंतर्गत राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया, अलग किया। और अरस्तु ने ही सबसे पहले आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, अरस्तु ने सबसे पहले तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। इससे पहले प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। ये पद्धतियाँ क्या हैं, ये सब मैंने प्लेटो के जीवन परिचय में आपको समझा दिए। प्लेटो की पद्धतियाँ जब समझाई उस समय बता दिया गया है निगमनात्मक पद्धति क्या है, आगमनात्मक पद्धति क्या है, ये सब बातें मैंने आपको समझा दी हैं। पर थोड़ा सा ज़रूर बताऊँगा आज मैं। निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत क्या होता है, सामान्य से विशेष की तरफ जाया जाता है, मतलब पहले कल्पना की जाती है और कल्पना के आधार पर सिद्धांत बनाए जाते हैं। जबकि आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत विशेष से सामान्य की तरफ जाता है, मतलब आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं और तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाते हैं। जैसे कि अरस्तु ने अपने समय के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और संविधानों का अध्ययन करने के बाद में इन्होंने अपने सिद्धांत दिए, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण इनका क्रांति का सिद्धांत है। ठीक है बेटा, तो ये एक सामान्य सी बात हमने आपको बताई है। अब एक एक बात समझेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात नोट की है, इसको मैंने आपको पीछे एक एक करके समझा भी दिया है, लेकिन किसी भी विचारक को आप समझेंगे बेटा, किसी भी विचारक के विचारों को समझेंगे तो ये बात सबसे पहले आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए, क्या कि आखिर जो ये गौरव ग्रंथ हैं, जैसे अरस्तु की रचना द पॉलिटिक्स है, ये सारी रचना ये गौरव ग्रंथ हैं, प्लेटो की रिपब्लिक है, लॉज है, गौरव ग्रंथ है। गौरव ग्रंथ क्या है, गौरव ग्रंथ की व्याख्या की क्या समस्या है, गौरव ग्रंथों का अध्ययन करने के क्या उपागम है, कितने उपागम, ये सब मैंने पीछे अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ तो आज तक के लिए बताएंगे कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो किसी भी विचारक के विचारों को हम कैसे समझें। तो गौरव ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः 5 उपागम दिए जाते हैं। पहला जीवनी मूलक उपागम, इसके अंतर्गत विचारक विशेष की जीवनी को समझा जाता है। तो आज हम जीवनी मूलक उपागम के आधार पर ही अरस्तु के जीवन के बारे में ही समझेंगे। दूसरा उपागम है शब्दार्थ मीमांसा उपागम, ये पीछे मैंने आपको समझा दिया है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं लगातार इसी सीरीज में। और तीसरा है ऐतिहासिक उपागम, चौथा है दार्शनिक उपागम, पांचवा है संश्लेषणात्मक उपागम। मतलब किसी भी विचारक के विचार को समझना हो तो आप इन 5 उपागमों का सहारा लेकर के उसके विचारों को समझ सकते हैं। ये सारे के सारे उपागम मैंने इसी सीरीज में पीछे अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम जीवनी मूलक उपागमों का प्रयोग करेंगे, मतलब अरस्तु के जीवन परिचय की चर्चा करेंगे हम। ठीक है, चलिए बेटा, जीवन परिचय पार्ट 1, 2 पार्ट लेंगे। जीवन परिचय पार्ट 2, इसकी रचनाएं, इसके गौरव ग्रंथ कौन कौन से हैं, इसकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण बात मैंने नोट की है जो कि कंपटीशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें किसी न किसी रूप में प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, और अक्सर मैंने देखा है विद्यार्थी गलती करते हैं। इसलिए मैं मुख्यतः प्रयास कर रहा हूं कि मैं मेरे विद्यार्थियों को इस रूप में एक एक बात समझाऊं, जिससे कि उनको किसी भी रूप में 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता ना हो। महाविद्यालय के अंतर्गत ये ईमानदारी की बात मैं इसी रूप में समझाता हूँ, और वहाँ से थोड़ा सा कुछ डिफरेंस रखता हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा बीच बीच में ये है कि बच्चों को बोलना भी पड़ता है कि चुप रहिए, ये है वो है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। यहाँ हम कंटिन्यू रूप में आपको केवल समझाते हैं, बस इतना अंतर है। बाकी जो सामग्री मैं महाविद्यालयों में देता हूँ वही सामग्री मैं यहाँ देता हूँ, किसी भी रूप में कोई अंतर मैं नहीं रखता हूँ। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि राजनीति विज्ञान के बारे में जितना जानता हूँ, मेरी जानकारी सब विद्यार्थी तक पहुँचे, बस मेरा मूल जो मकसद है वो ये है बस। जीवन परिचय में सबसे पहली बात लेंगे, पॉइंट रूप में लेंगे, पॉइंट नंबर 1, यूनान के, चूंकि अरस्तु कहाँ के हैं बेटा, यूनान के ही हैं, तो यूनान की अमर गुरु शिष्य परंपरा,
अमर गुरु शिष्य परंपरा का अरस्तु तीसरा सोपान था। क्या? यूनान की अमर गुरु शिष्य परंपरा का अरस्तु तीसरा सोपान था। दूसरा सोपान कौन है? प्लेटो। पहला सोपान कौन है? सुकरात। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु हैं। सुकरात का शिष्य कौन हो गया? प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन हो गया? अरस्तु। अरस्तु ने प्लेटो की शैक्षणिक संस्था जिसका नाम अकादमी था, अकादमी में 20 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की थी अरस्तु ने। तो निश्चित अरस्तु के ऊपर प्लेटो के विचारों का प्रभाव पड़ेगा, और पड़ा भी। प्लेटो की अंतिम रचना द लॉज, कानून, द लॉज का प्रभाव अरस्तु के ऊपर पड़ा है। मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ प्लेटो अपनी बात समाप्त करता है वहीं से अरस्तु अपनी बात की शुरुआत करता है। ये गागर में सागर भरने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट बात, यूनान का दर्शन बीज की तरह सुकरात में आया। अब जरा देखो, यूनान में जब राजनीति दर्शन की बात की जाती है तो यूनान का दर्शन बीज की तरह सुकरात में आया। बीज की तरह सुकरात में आ जाता है ये, और लता की तरह प्लेटो में फैला। लता की तरह प्लेटो में ये फैला और पुष्प की भांति अरस्तु में खिल गया। अरस्तु में यूनान का दर्शन फूल की तरह खिल गया। तो ये 3 सोपान हो गए, और इन 3 सोपानों में हम 2 सोपान आपको समझा चुके हैं। सुकरात भी समझा दिया है, प्लेटो भी समझा दिया है, आज तीसरा सोपान अरस्तु समझा रहे हैं हम। अच्छा बेटा, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बेटा, जो ये अरस्तु हैं, इन अरस्तु को मतलब इसे अर्थात अरस्तु को कुछ लोगों ने बुद्धिमानी का गुरु, क्या? बुद्धिमानों का गुरु एवं सामाजिक विज्ञान में नवीन विषयों का जन्मदाता कहा। मतलब बहुत ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कि अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु कहा एवं सामाजिक विज्ञानों में नए विषयों का जन्मदाता कहा। ठीक है, अब एक एक की चर्चा करते हैं। किसने क्या कहा? मैक्सी हैं। मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा दी। अब आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा निम्न में से किस विद्वान ने दी? किसको? अरस्तु को। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा निम्न में से किस विद्वान ने दी? किसने दी? मैक्सी ने। ठीक है बेटा, अब अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक क्यों है, ये बातें भी आपको समझाई जाएंगी। आज अलग से लेक्चर अपलोड किया जाएगा। जो अरस्तु के गुरु हैं, कौन है अरस्तु के गुरु? प्लेटो। और प्लेटो की विषय प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक। रिपब्लिक का हिंदी अर्थ आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। अरस्तु की महानतम पुस्तक द पॉलिटिक्स। सबसे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के पास ये 2 किताबें तो होनी चाहिए, प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स। यस, अगर आपको राजनीति विज्ञान समझना है तो प्लेटो अरस्तु को शरीर धारणी बुद्धिमत्ता कहा करता था। नोट करेंगे, प्लेटो अरस्तु को शरीर धारिणी बुद्धिमत्ता कहा करता था। क्या? शरीर धारिणी बुद्धिमत्ता कहा करता था। और प्लेटो के अनुसार अकादमी के 2 भाग थे। अब यहाँ प्रश्न बनता है, प्लेटो ने अपनी अकादमी के 2 भाग होते हैं। प्लेटो की जो संस्था है उसका क्या नाम है? अकादमी। और अरस्तु की संस्था का क्या नाम है? लीशियम। क्योंकि उसके जो खेल कूद का स्थान था उसको लीशियम की संज्ञा दी गई थी, और उस खेल कूद के ग्राउंड के आधार पर ही इन्होंने अपनी संस्था का नाम लीशियम रखा। तो अरस्तु की जो शैक्षणिक संस्था उसका नाम तो क्या रखा गया था? लीशियम। और प्लेटो की संस्था का नाम क्या रखा गया था? अकादमी। ये आपको ध्यान रखना है। अकादमी के 2 भाग हैं, उसका धड़ विद्यार्थी थे और मस्तिष्क अरस्तु। अब जरा ध्यान दें, मतलब प्लेटो ने ये कहा है कि मेरी जो संस्था अकादमी है, अकादमी के 2 भाग हैं, उसका धड़ विद्यार्थी और मस्तिष्क अरस्तु। मतलब इस अकादमी के 2 भाग हैं, धड़ और मस्तिष्क, जिसका धड़ विद्यार्थी और मस्तिष्क अरस्तु है। याद रखना जरा। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, यहाँ तक हो गया। 4, प्लेटो उसके घर को पाठक का घर कहता था। जरा ध्यान दीजिएगा, अरस्तु के जो गुरु थे कौन थे बेटा? प्लेटो। और प्लेटो
अरस्तु की बुद्धिमत्ता से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, बहुत ज़्यादा प्रभावित था। मैं तो ये कहूँगा कि अरस्तु ने तो इतनी किताबें लिखी हैं, इतनी किताबें लिखी हैं। उस समय में कहा जाता है कि उसके द्वारा लिखी गई किताबें ऊँटों पर लद कर जाया करती थी, क्योंकि उस समय ये वाहन सुविधा तो थी नहीं। ऊँटों पर लद कर जाया करती थी। इतनी किताबें लिखी हैं। कुछ विद्वानों ने कहा है कि उसके ग्रंथों की संख्या 400 है, कोई कहते हैं कि नहीं उसके महत्वपूर्ण ग्रंथों की संख्या 36 है। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो उसके महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है उसको 5 भागों में विभाजित कर मैं आपको बता दूंगा कि ये इसकी रचनाएं हैं। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है, अरस्तु ने राजनीति शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, तर्क शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि सब विषयों पर लिखा है। सब पर लिखा है। अरस्तु के मुकाबले में आज तक दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं आया है और ना आने की संभावना है। चलिए बेटा, प्लेटो अरस्तु के घर को पाठक का घर कहता था। अब आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि पाठक का घर किसके घर को कहा गया? अरस्तु के घर को। किसने कहा? प्लेटो ने। क्यों? क्योंकि अच्छा, यहाँ ये भी प्रश्न बनता है पाठक का घर क्यों कहा? पाठक का घर इसलिए कहा क्योंकि अरस्तु के घर में किताबों का संग्रह ही इतना ज़्यादा था कि उसने अपने स्वयं का ही पुस्तकालय बना रखा था। अब आप देख सकते हैं तो कितना अध्ययन किया होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अरस्तु ने जीवन पर्यंत, क्या बोला है मैंने? अरस्तु ने जीवन पर्यंत सरस्वती की साधना की है। सरस्वती की आराधना की है। क्या? अरस्तु ने जीवन पर्यंत सरस्वती माँ की, विद्या की देवी सरस्वती माँ की आराधना साधना की है, जीवन पर्यंत। 5 पे कैटलिन नाम का विद्वान है। कैटलिन ने कहा है कि अरस्तु सामान्य बुद्धि तथा स्वर्णिम मध्यक का सर्वोच्च देवदूत है। आप ज़रा समझें, कैटलिन कह रहे हैं कि अरस्तु सामान्य बुद्धि तथा स्वर्णिम मध्यक का सर्वोत्तम देवदूत है। मध्यक का मतलब यह है कि अरस्तु ने वास्तविक रूप में मध्यम मार्ग को अपने जीवन में अपनाया, दो अतियों के बीच का रास्ता अपनाया है इन्होंने। इसके बाद में छठे पॉइंट्स में लेंगे हम इसका जन्म और मरण। जो अरस्तु हैं इनका जन्म 384 ईस्वी पूर्व में मेसिडोनिया के स्टेजीरा नगर में हुआ। इसको स्टेगिराई बोल देते हैं, स्टेजीराई बोल देते हैं। तो 384 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान के समय में, सिकंदर महान के ये गुरु भी थे। मेसिडोनिया के स्टेजीरा नगर में इनका जन्म होता है और अरस्तु अपने जीवन के 53वें वर्ष में संस्था लीसियम की स्थापना करते हैं। जैसे 40 वर्ष की अवस्था में प्लेटो ने अपने अकादमी डाली, उसी प्रकार से जब ये 53 वर्ष के थे उस समय इन्होंने अपनी संस्था डाली लीशियम। इनकी संस्था का नाम क्या है? लीशियम। और प्लेटो की संस्था का नाम क्या है? अकादमी। ये आपको ध्यान रखना है। और अब मैं इसको संक्षेप में कर देता हूँ क्योंकि बाकी तो सारी चीज़ें आप स्वयं भी आसानी से मैं कहूँगा कि 10th क्लास के बच्चे की तरह पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो समझाने की बात मैं आपको समझा देता हूँ। और 322 ईस्वी पूर्व में अरस्तु ने संसार त्याग दिया, मतलब 322 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है और यूनान का सूर्य अस्त होगा। मतलब अरस्तु की मृत्यु के साथ यूनान के दर्शन का सूर्य अस्त हो जाता है और समस्त संसार दर्शन के पुनर्जीवन की प्रतीक्षा करने लगा। और बहुत समय बाद में आकर के और संत टॉमस एक्विनास, जो कि मध्य युग के प्रतिनिधि विचारक कहलाते हैं, संत टॉमस एक्विनास ने वास्तविक रूप में देखा जाए तो अपनी विश्वविद्यालयवाद की अवधारणा के आधार पर
मध्य युग से इन्होंने विश्वास लिया और अरस्तु से विवेक लिया, और अरस्तु के विवेक और मध्य युग के विश्वास को मिला करके और इन्होंने अपने विचार दिए। मतलब एक्विनास ने अरस्तु के विवेक को अपनाया था, और इसके बाद में तो फिर आगे 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 अरस्तु को स्वीकार किया जाता रहा, और पुनर्जागरण में पूर्ण रूप में, पुनर्जागरण आंदोलन में पूर्ण रूप में जो है अरस्तु के विचारों को स्वीकार किया गया। ठीक है। मैकियावली, एक्विनास के बाद मैकियावली आते हैं। मैकियावली ने अरस्तु की बहुत बातें स्वीकार की हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समस्त संसार दर्शन के पुनर्जीवन की प्रतीक्षा करने लगे। मतलब अरस्तु की मृत्यु के साथ ही यूनान के दर्शन का सूर्य का अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, और उसके बाद में संसार प्रतीक्षा कर रहा है कि वापस ये दर्शन कब आए, यूनान का दर्शन कब आए। क्योंकि मध्य युग तो अंधकार का युग था, उसमें तो अंधविश्वास, श्रद्धा, विश्वास के सहारे लोग जीवन जी रहे थे। और उसके बाद में फिर जब पुनर्जागरण आंदोलन आता है तब वापस वो विवेक की तरफ ही आते हैं कि नहीं, विवेक के आधार पर जीवन जिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सारी बातें हम आपको आगे क्रमबद्ध रूप में समझाएंगे। यहाँ तो हम शुरू ही किया अभी, तो आज अरस्तु को तो आगे बढ़ते हैं बेटा। 6 बातें होगी यहाँ। तो आप अरस्तु के जीवन परिचय के बारे में महत्वपूर्ण बातें नोट कर लेंगे। ये मैंने वो बातें नोट की हैं जो कि किसी न किसी रूप में एग्जाम पूछी जाती हैं, और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को इन सभी बातों की जानकारी होना निहायत ज़रूरी है। ठीक है बेटा। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, अरस्तु की रचनाएँ, है ना, गौरव ग्रंथ। इनके गौरव ग्रंथ कौन कौन से हैं। अब इनकी रचनाओं की बात आती है तो सबसे पहले तो आप नोट करेंगे कि अरस्तु ने सारा जीवन सरस्वती माँ की साधना में व्यतीत किया। ये नोट करना है आपको। अरस्तु ने अपने जीवन का संपूर्ण भाग, या अरस्तु ने अपना सारा जीवन सरस्वती की साधना में व्यतीत किया। एक बात नोट करना है। उसके बाद में एक विद्वान फोस्टर, G.M. फोस्टर क्या कहते हैं रचनाओं के संदर्भ में। अरस्तु की महानता उसके जीवन में नहीं है। अब जरा देखिएगा, अरस्तु की महानता उसके जीवन में नहीं, इसलिए उनके जीवन काल को मैंने बिल्कुल संक्षेप रूप दे दिया है, क्योंकि ये ऐसी सामान्य बातें जो आप पढ़ सकते हैं। अरस्तु की महानता उसके जीवन में नहीं है, लेकिन उसकी रचनाओं में प्रदर्शित होती है। मतलब अरस्तु की महानता उसके जीवन से प्रदर्शित नहीं होती है, बल्कि उसकी रचनाओं से प्रदर्शित होती है, क्योंकि जीवन पर्यंत उन्होंने लिखा ही लिखा है। और यहाँ तक कहा जाता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि इनके द्वारा लिखी हुई किताबें ऊँटों पर लद कर जाया करती थी, और इनके ग्रंथों की संख्या लगभग आज 400 बताई जाती है। ठीक है। बाकी जिसमें कितनी लुप्त हो भी चुकी हैं। कैटलीन है, कैटलीन कहते हैं अरस्तु विद्या का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम विश्वकोशी था। देखो अब जरा, कैटलीन कह रहे अरस्तु विद्या का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम विश्वकोशी था। मतलब इसको प्रथम विश्वकोश की संज्ञा दी गई है, विश्वकोश की, एनसाइक्लोपीडिया। किसको? अरस्तु को। किस लिए कही ये बात? इसलिए कही क्योंकि वास्तविक रूप में जब अरस्तु के घर को पाठक का घर कहा गया तो अरस्तु के घर में इतनी किताबें थी, इतने ग्रंथ थे कि उसके घर में जैसे हम जाते थे किताबों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। आगे बढ़ो। सबसे पहले नोट करेंगे एक विद्वान का नाम डियोगेनेस। नोट करो, डियोगेनेस लायर्तिस एक विद्वान का नाम है। इन्होंने अरस्तु की रचनाओं की संख्या 400 के लगभग बताई है। अब आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है अरस्तु ग्रंथों की संख्या 400 किस विद्वान ने बताई है, तो आप आंसर देंगे डियोगेनेस लायर्तिस। ठीक है बेटा। और इसके बाद में एक विद्वान है, इसको भी नोट कर लेंगे, दांते। दांते ने क्या कहा है? दांते के शब्दों में अरस्तु ज्ञानी का गुरु कहलाता है। क्या? ज्ञानियों का गुरु। अब आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए अरस्तु को ज्ञानियों का गुरु किसने कहा? दांते ने। दांते ने अरस्तु को क्या कहा? ज्ञानियों का गुरु। तो घुमा फिराकर किसी भी रूप में प्रश्न पूछे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं तो ये बात ज़रूर कहूँगा, मैं जिस रूप में आपको समझाता हूँ उस रूप में समझते चलिएगा। आपको राजनीति विज्ञान से घबराने की कोई आवश्यकता
नहीं है और अब तो गोल्डन चांस है। आपकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और सीटें भी काफ़ी हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब अरस्तु की रचनाओं को हम अपने हिसाब से समझने के लिए 5 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला भाग है राजनीति पर लिखे गए ग्रंथ, जिनमें राजनीति की, राज्य की चर्चा की गई है। द पॉलिटिक्स, जो कि राजनीति विज्ञान की महानतम रचना है और ये रचना 8 भागों में विभाजित है। और इसी रचना में, द पॉलिटिक्स में ही, अरस्तु की रचना द पॉलिटिक्स में ही राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र का पृथक्करण किया गया है। और इसी पुस्तक के आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये दोनों ग्रंथ ऐसे हैं जो कि राजनीति के बारे में लिखे गए हैं। दूसरा, साहित्य पर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। हाँ, आप देख सकते हैं साहित्य पर इन्होंने एडेमस और सॉल, प्रोटेपिकस, पोएटिक्स, रेटोरिक अलंकार शास्त्र, रेटोरिक। तीसरा पार्ट है तर्कशास्त्र और दर्शन पर। इन्होंने तर्कशास्त्र दर्शन पर ही बहुत ज़्यादा लिखा है। फिजिक्स, डीएनए, द प्रियर मेटाफिजिक्स, कैटेगरीज। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट, द पोस्टेरियर एनालिटिक्स और द टॉपिक्स आदि और भी बहुत हैं। ये महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम मैंने नोट कर दिए। चौथी श्रेणी में आते हैं भौतिक विज्ञान पर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। मैंने आपको पहले बता दिया था, इन्होंने तो सब विषयों के ऊपर लिखा है। सब इनको ज्ञानियों को गुरु ऐसे थोड़ी कहा है, इनके घर को पाठक का घर ऐसे थोड़ी ना कहा गया है, इनको बुद्धिमानों का गुरु थोड़ी ऐसे कह दिया गया है। अब यहाँ जैसे इसे बुद्धिमानों का गुरु कहा, तो बुद्धिमानों को गुरु किसने कहा है? दांते ने कहा है। सामाजिक विज्ञानों में नवीन विषयों का जन्मदाता भी ये कहलाते हैं। भौतिक विज्ञान पर मेट्रोलॉजी, ये 4 भागों में लिखा गया है। और 5वां जो इनकी श्रेणी है वो शरीर विज्ञान पर भी इन्होंने बहुत लिखा है। और इनके पिता एक चिकित्सक थे, तो चिकित्सक का प्रभाव बहुत पड़ा है, क्योंकि इन्होंने किसी बात को बिना तथ्यों के स्वीकार नहीं किया। इसलिए अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद में और फिर राजनीति विज्ञान के बारे में अपने सिद्धांत दिए हैं। शरीर विज्ञान पर हिस्टोरीज ऑफ एनिमल्स, नोट करें, हिस्टोरीज ऑफ एनिमल्स और 10 अन्य ग्रंथ लिखे हैं। और इसमें आदि का मतलब और भी बहुत ग्रंथ हैं, बाकी महत्वपूर्ण है। वैसे तो इनकी संख्या 400 के लगभग बताई जाती है, तो 400 की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें तो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो नाम नोट कर दी। इनसे बाहर एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाता है। तो ये हो गया आज का हमारा अरस्तु का जीवन परिचय का संक्षिप्त जानकारी और इसकी जो पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें, उनकी जानकारी। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए 2 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, द पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशंस। आप अरस्तु के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे तो उसमें बार बार द पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशंस का ही उल्लेख आएगा। ठीक है। वैसे मुख्यतः यदि देखा जाए तो अरस्तु की महानतम जो रचना है वो द पॉलिटिक्स ही है, और प्लेटो की जो महानतम रचना है वो द रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक और पॉलिटिक्स, प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें से पहला जो ग्रंथ है प्लेटो की रिपब्लिक में आदर्शवाद का उल्लेख किया गया है, और अरस्तु की रचना द पॉलिटिक्स में यथार्थवाद का उल्लेख किया गया है। प्लेटो की रचना रिपब्लिक में निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है, अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और प्लेटो राजनीति दर्शन के
राजनीति सिद्धांत के जनक हैं और अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक हैं, तो लातूर पद्धति के जनक हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे विश्वास है ज़्यादातर बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।